भारतीय विज्ञान संचारक समूह में बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे सांध्यकालीन सत्र में आदरणीय श्री अनिल कुमार थानवी जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप लाइव हैं। प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, धन्यवाद मैडम। फिर साथियों, जैसा कि हमारे पूर्व निर्धारित टॉपिक के अनुसार आज हम जिस टॉपिक पर आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डार्विन के विकासवाद की थ्योरी का वर्तमान समय में सत्यता। जैसा कि ऐसे पहले बहुत से लोगों ने इस संबंध में कहा है इस मंच पर और विज्ञान संचारकों के समूह में अनेक विद्वानों ने अपने अपने समय समय के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार अपनी बात रखी, अपने विचार रखे। डार्विन के थ्योरी पर ना जाने कितने विज्ञान के लोगों ने उसकी सत्यता पर प्रश्न भी लगाया और समय समय पर उन पर उसकी सत्यता को स्वीकार भी किया। और आज कुछ नवाचार के साथ में मैं अपनी बात रख रहा हूं। मेरे पास में कुछ अलग विचार है। हालांकि विकासवाद की थ्योरी को इनकार नहीं किया जा सकता, विकासवाद कैसे हुआ, लेकिन विकासवाद किस दृष्टि से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम विकासवाद कह रहे हैं। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं दुनिया में इतने मानव समुदाय हैं, इतनी मानव प्रजातियां हैं और मानव के इतिहास पर बहुत कुछ पहले ऐसा कहा जाता रहा। डार्विन ने जब अपने ऑब्जर्वेशन कह दो या अपने अनुसार उन्होंने जिस प्रकार से कलेक्शन किया अलग अलग प्रजातियों के अध्ययन के आधार पर, डार्विन ने अपनी थ्योरी दी। और मेंडल की आनुवंशिकता के सिद्धांत के पहले डार्विन ने अपनी बात कही और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पर बहुत कुछ लोगों ने टिप्पणियां की, चाहे रिलीजियस आधार पर हो, चाहे वैज्ञानिक आधार पर हो, धार्मिक आधार पर हो। लेकिन आज हम बहुत सी बातों को देख करके, क्योंकि अब विज्ञान का दृष्टिकोण बहुत ब्रॉड हो चुका है, हम बहुत ब्रॉड स्तर पर सोचने लग गए हैं, हम बहुत विराट स्तर पर विचार करने लग गए हैं। हम अपने आसपास की चीजों से नहीं बल्कि देश, दुनिया और यहां तक कि अंतरिक्ष की गहन अंधकार में जो लगता है उससे भी बहुत कुछ आगे सोचने लगे हैं। आज अंतरिक्ष युग में बहुत सी बातें नए नए रूप में आने से हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क, हमारे सोचने के दृष्टिकोण में बदलाव हुआ है। हम पहले की तरह नहीं सोच रहे हैं जैसा कि डार्विन ने सोचा, या डार्विन से पहले किसी ने सोचा, या डार्विन के बाद में किसी ने सोचा। क्योंकि वर्तमान समय इतना तेजी से हमारे विचारों को प्रभावित कर रहा है। हम अपने आसपास के चेतन जगत को देख रहे हैं, जैविक दुनिया को देख रहे हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे, प्राणियों को देख रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे डार्विन से असहमत हो जाते हैं।
विकासवाद का दृष्टिकोण या किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मनुष्य चालाक ज्यादा हो गया है, इस दृष्टि से क्या मनुष्य की बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा वो कुशाग्र हो गया है, क्या मनुष्य की सोचने की ताकत पहले से बहुत ज्यादा हो गई है। इस कारण से अगर हम विकासवाद माने या अनेक बीमारियों से छुटकारा हमने पाया है, अनेक बीमारियां हमें अब नए तरीके से घेर रही है। वर्तमान युग आप देख रहे हैं कि आसपास में कितना भारी बदलाव हो रहा है। तकनीक ने हमारे सोचने के दृष्टिकोण को बदल दिया है। अंतरिक्ष ने हमारे सोचने के दृष्टिकोण को बदल दिया है। तब स्वाभाविक है कि पूर्व में जो सिद्धांत स्थापित हुए हैं, चाहे भौतिक विज्ञान के हो, चाहे जीव विज्ञान के हो, चाहे रसायन विज्ञान के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, चाहे भौगोलिक हो, किसी भी क्षेत्र के हो, अब उनको नए सिरे से सोचने का समय आ गया है। हमारा सोचने का पहले जो दृष्टिकोण था वैसा नहीं रहा है, क्योंकि हमारे सामने ऐसे अनेक वैज्ञानिक कारण सामने आ रहे हैं जो हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। जैसा कि मैंने अपने एक पूर्व चर्चा में, लाइव प्रसारण में, इसी मंच पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पर कुछ एक लाइव प्रसारण हुआ था। लेकिन क्योंकि जैसे ही हम डार्विन के विकासवाद के स्थापना के निकट आते हैं या डार्विन के जन्मदिन के निकट आते हैं, हमारे सोशल मीडिया पर बड़े भारी लोग चर्चा करना शुरू कर देते हैं। विशाल दुनिया में चर्चा होने लगती है। दुनिया भर में डार्विन के बारे में फिर सोचा जाने लगता है। फिर हम शांत हो जाते हैं और उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अब मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, व्हाट्सएप हो, हम अपनी बात जो मंच पर रखते हैं, उस मंच की महत्वता अपने आप साबित हो रही है। देश भर में भारतीय विज्ञान संचारकों के इस मंच पर बहुत से विद्वान, दार्शनिक लोग, तकनीक, गणित से जुड़े लोग और चिंतक अपने अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर रहे हैं। विज्ञान की दुनिया में जो नवाचार आ रहे हैं, जिस तरह से आज हम जिस तरह से हम आज जिस तरह से हम आज आपके सामने एक नए तरीके से एक नई बात कहने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, तो आज इस विषय पर मैं क्या कहना चाहता हूं और मेरे पास में ऐसी क्या बात है जो क्या है कि आज प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण हो गया है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, थोड़ा धैर्य के साथ में
हाँ जी हाँ सर, लाइव। शुरू कर दीजिए। हाँ पहले जो मैं चल रहा था उसी क्रम में चलता रहूं। हाँ जी, बिल्कुल सही सर, कर लीजिए आप स्टार्ट। हाँ पहले से गलती से ये क्लिक हो गया, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, रीस्टार्ट कर दीजिए। ओके। तो प्रिय साथियों, जैसा कि हम भारतीय विज्ञान संचारकों के इस समूह में एक बार फिर आपके सामने लाइव हैं, और हम आज इस टॉपिक पर कि डार्विन के विकासवाद की सत्यता, वर्तमान समय में डार्विन के विकासवाद की सत्यता, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग हाँ, तो जैसा कि मैं आपके सामने पहले भी कहता रहा हूं कि अंतरिक्ष युग में बहुत सी बातें, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी इज द लीडिंग सब्जेक्ट, और खगोल विज्ञान बहुत सी बातों को हमारे हमारे सोचने के दृष्टिकोण को बदल रहा है। अब हम वैसा नहीं सोच सकते जैसे कि आज से 1000 साल पहले, या 100 साल पहले, या 200 साल पहले, या 300 साल पहले। वर्तमान खगोल विज्ञान या अंतरिक्ष युग में, क्योंकि हमारा सोचने का दृष्टिकोण इतना विशाल और विराट बन चुका है, और मैं कहता हूं कि शोधकर्ता ही नहीं और वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि आम जीवन पर अंतरिक्ष युग का प्रभाव पड़ रहा है। लोग प्रश्न करते हैं उस आधार पर, जिस आधार पर अंतरिक्ष में अपडेट आ रहे हैं। आप ऐसी बातों से बहुत आश्चर्यचकित होंगे। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या मनुष्य का जन्म, क्या मनुष्य का की उत्पत्ति, ह्यूमन एवोल्यूशन, क्या आज के समय में हम कह सकते हैं कि मानव का विकास बंदर से हुआ? अनेक बुद्धिजीवी, विचारक, चिंतक और धार्मिक हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन सोचने योग्य तो है ही। उनके अपने मत है, उनको हम तिरस्कृत नहीं कर सकते, उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो अब हम ये सोचने लगे हैं, क्या बंदर, जिसका आगे जाकर के विकास, जैसे कि डार्विन कहते हैं कि चिंपांजी या इसी तरह से मनुष्य से मिलते जुलते कपि मानव, और धीरे धीरे क्या है कि इस तरह से बंदर जैसे कुछ लगने वाले मानवों से वर्तमान मनुष्य का विकास हुआ। जे शास्त्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये इस तरह से जो विकास हुआ, इसका वैज्ञानिक आधार है, और जेनेटिक्स और आज बहुत अच्छी तरह से प्रमाणित हो रहा है कि जीवों का विकास, प्राणियों का विकास, एक जीन्स में परिवर्तन, वो प्रजातियां जो समय के साथ में अपने अनुकूल वातावरण नहीं बना पाई, तो विलुप्त हो गई, और वो प्रजातियां आगे बढ़ती गई। इसमें मानव सबसे तेजी से आगे बढ़ा, और दूसरे प्राणी पिछड़ गए। उनका मानसिक विकास इतना अधिक नहीं हुआ जितना मनुष्य का हुआ। तो आप देखिए कि मनुष्य का विकास और दूसरे जीव जंतु प्राणियों का विकास, अगर एक दृष्टि से देखें
तो भोजन के लिए उनका संघर्ष या अपने वंश वृद्धि के लिए उनका संघर्ष या अपनी अपनी ताकत के आधार पर, अपनी शक्ति के आधार पर उनका संघर्ष, वे प्रजातियां टिक पाई प्रकृति के अंदर, और जो प्रजातियां इसके लिए असक्षम रही वे विलुप्त हो गई। मैं आपको बताऊं कि डार्विन का सोचने का दृष्टिकोण जंगल की तरह था, कि वो इसमें कोई प्रकार का आदर्श, कोई प्रेम, कोई नफरत की बात, या आप ये सोचिए कि मृदुता, शिष्टाचार, विनम्रता, अनुशासन, तो प्रजातियां एक दूसरे से संघर्ष में, अगर इस तरह से एक प्रकार का संघर्ष जो जंगल के रूप में था, लेकिन प्रकृति तो ऐसा नहीं करती। वर्तमान समय में कुछ वीडियो ऐसे देखे जा रहे हैं कि एक इतना हिंसक प्राणी और एक ऐसा प्राणी जो बहुत ही सीधा साधा, और वो हिंसक प्राणी उस पे हमला नहीं कर रहा है, उसके पास बैठा है, उसके साथ में खेल रहा है। कोई प्रकार का उसके साथ ऐसा क्या परिवर्तन हो रहा है? हिंसक प्राणी भी बदल रहे हैं। क्या ये आज बदल रहे हैं या पहले भी बदल रहे थे? प्रकृति किसी को नष्ट नहीं करती। संघर्ष जरूर होता है, लेकिन विशाल पृथ्वी पर हर प्राणी के लिए रहने के लिए स्थान, अनुकूल वातावरण सभी की अस्तित्वता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रकृति में ये संघर्ष जो हुआ और जिसके आधार पर मानव ने अपना अस्तित्व बनाया। सबसे पहले तो हमें स्टार्टिंग कहां से करना चाहिए कि एक कोशिकीय जीव जंतुओं से, एक कोशिकीय प्राणियों से एक कोशिकीय प्राणियों से बहुकोशिकीय प्राणी बने। और ये इस तरह से जो ये विकास हुआ, ये इस तरह से जो विकास हुआ, आपने देखा है कि इस तरह से धीरे धीरे एक कोशिका से और इस तरह से विकास होते होते और मनुष्य का अस्तित्व आया। अनेक बंदरों में बदलते हुए, अनेक प्रकार के जानवरों में बदलते हुए इस तरह से मानव का अस्तित्व आया। मानव का अस्तित्व इस तरह से आया, इससे बहुत से ऐसे लोग हैं जो सहमत नहीं है। सहमत क्यों नहीं है? इसके पीछे मूल कारण यह है कि अनेक लोगों का कहना है कि मनुष्य मनुष्य था और दूसरे बंदर बंदर से। आज वो बंदर जिनको कितना भी सिखा दो, कितना भी कुछ भी कर दो, लेकिन वो मनुष्य नहीं बन पा रहे। ऐसा प्रयास जारी है। दुनिया में अनेक ऐसे लोग हैं जो मनोवैज्ञानिक तरीके से, संस्कारित तरीके से, जैसे भी हो, खान पान के तरीके से एक बंदर को मनुष्य में बदलने की भरसक प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा प्रयास होता रहा है पहले भी, लेकिन कोई बंदर आज तक मनुष्य की तरह नहीं बन पाया, इतना सभ्य प्राणी बन पाया नहीं। क्यों नहीं बन पाया? यह एक बहुत अद्भुत बात है। मनुष्य को
प्रकृति ने बहुत ही अच्छी तरह से सेलेक्ट किया है। इस मनुष्य रूपी, चाहे आप जानवर कह दें, चाहे प्राणी कह दें, चाहे जीव कह दें, लेकिन ये प्रकृति की अद्भुत रचना है, इसको सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। प्रकृति ने मनुष्य को क्यों बनाया, कैसे बनाया, किस उद्देश्य से बनाया, इसके पीछे धार्मिक लोग अपनी बात कहते हैं, वैज्ञानिक लोग अपनी बात कहते हैं, रसायन शास्त्री अपनी बात कहते हैं, जीव शास्त्री अपनी बात कहते हैं। लेकिन मनुष्य जैसा प्राणी कैसे उत्पन्न हुआ, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। और समय समय पर डार्विन की थ्योरी की बहुत आलोचना होती है। जब डार्विन ने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक, मैं आपको दिखा दूं, डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक, मैंने इसको पढ़ा और मैं आपको बता दूं कि मेरे भी अपने एक विचार है, मेरे भी अपने एक तर्क है, मेरी भी अपनी एक सोच है कि मैं डार्विन के सिद्धांत से वर्तमान समय में इसकी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाता हूं। क्यों लगाता हूं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह से मनुष्य का विकास नहीं हुआ। इस तरह से मनुष्य का विकास बिल्कुल नहीं हुआ। कोई भी बंदर से, चाहे वो चिंपांजी हो, चाहे कोई और दूसरे प्रकार के बंदर हो, उनसे मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई। तो मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, वो क्या कारण रहा जिसके कारण मानव जैसा प्राणी इतना संघर्ष के साथ में अपने अस्तित्व को बचाते हुए आज धरती पर सबसे ज्यादा अपने आप को शक्तिशाली और पावरफुल बनाने वाला प्राणी बन गया। ऐसा क्या है? प्रकृति ने ऐसा क्या उसको अधिकार दिया? तो चलो शुरुआत करते हैं। हम कुछ साइंटिफिक तरीके से सोचने की बात करते हैं। इस चित्र को आप अपने दिमाग में रखिएगा। जो चित्र मैंने आपके सामने ये, तो जो पहली कोशिका बनी, इस तरह से मैंने अपने ये बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर मैंने कुछ घेरा सा बनाया है। देखिए आपके सामने ये जो घेरा बनाया है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो कार्बनिक मॉलिक्यूल का तालाब था, जिसमें छोटे छोटे प्रारंभिक एक कोशिकीय प्राणी बने, और ये तालाब जो था जिसमें ये निर्धारित किया गया कि ये मनुष्य का है और ये बंदर का है, और इस तरह से मनुष्य और बंदर जैसे प्राणियों के विकास के ये तालाब है। जब प्रारंभ में, जब हमारे ग्रह का विकास हो रहा था, जब भौगोलिक विकास हो रहा था, जब ये हैबिटेबल प्लेनेट बन रहा था, उस समय जो रचनाएं हुई, जो प्रकृति के अंदर जो अद्भुत परिवर्तन हुए, तो हमारा ये ग्रह जो बहुत मैं एक चर्चा इसके आगे की बात बाद में करूंगा। पहले मैं मनुष्य की उत्पत्ति की बात करूंगा। देखिए ये जो तालाब है, ये तालाब जो है, ये मनुष्य के एक कोशिका का प्रारंभिक, यानी कि प्री मॉडर्न स्टेट था। इसमें कार्बनिक मॉलिक्यूल जो डेवलप हो रहे थे, बायोकेमिकल इवोल्यूशन हो रहा था, वो तालाब और जिसमें ये विकास हो रहा था, इसमें दूसरे कोई प्राणी नहीं थे, केवल मानव से संबंधित, जैसे ये मानव से, ये मानव से, ये मानव से, लेकिन थोड़ा बहुत मिलता जुलता बंदर से, थोड़ा बहुत मिलता जुलता बंदर से। तो आसपास जो मानव की अनेक प्रजातियां और बंदरों की अनेक प्रजातियां जो डेवलप हुई, वो इन तालाबों में इस तरह से
डेवलप हुई। तो साथियों, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, आपके सामने जो बात मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूं वो यह है कि ये देखिए, इस तरह से मैं अपने इस व्हाइट बोर्ड पे ये जो मैंने घेरे बनाए हैं, ये अलग अलग घेरे बनाए हैं। इन घेरों को बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि इन तालाबों में जो प्रारंभिक स्थिति में थे, चाहे वो अलग अलग प्राणियों के हो, मनुष्य के हो, बंदर के हो, या दूसरे जीव जंतुओं प्राणियों के हो, वो तालाब बने और उनमें कोशिकीय विकास हुआ। आप देखिए कि जिस तरह से इस चित्र में आपको समझाया जा रहा है कि एक कोशिका धीरे धीरे डेवलप होते हुए इस तरह से एक मछली, और फिर इस तरह से ऐसे धीरे धीरे विकसित होते, मैं इसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा बदलता हूं। मैं इसमें बंदर की बात को हटा देता हूं। मनुष्य मनुष्य था और मनुष्य का विकास मनुष्य से ही हुआ, ये मेरी सोच है। इससे डार्विन की छोड़ी भी बात भी, डार्विन का सिद्धांत भी गलत साबित नहीं हो रहा है, और साथ में हमारी बात भी बनी रह रही है, हमारी बात भी प्रमाणित हो रही है। तो देखिए कि जब इन इन तालाबों में इस तरह से धीरे धीरे विकास हुआ, नर और मादा दोनों, तो इस तरह से धीमी गति से एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी से इस तरह से फिर छोटे छोटे स्तर पर फिर आगे और डेवलप हुआ, फिर और डेवलप हुआ, और डेवलप हुआ। इसी तरह से बंदर का अलग था, मनुष्य का अलग था, और यहाँ पे कुछ बंदर जैसे, यहाँ कुछ मनुष्य जैसे तालाब थे। ये सब तालाब जो थे, सब प्रकृति ने निर्धारित किया हुआ था कि इन घेरों में मनुष्य रहेगा, मनुष्य जैसे का डेवलप होगा, इन घेरों में बंदर जैसा का घेरा बनेगा। तो प्रिय साथियों, आप सुनिए मेरी बात कि मैं जो कहना चाह रहा हूं कि किस तरह से ये मनुष्य का विकास हुआ, तो आप इस पर गौर कीजिएगा कि हम इस बात को तो स्वीकार कर ही रहे हैं कि डेवलपमेंट तो हुआ, विकास तो हुआ और इवोल्यूशन हुआ, लेकिन हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। वर्तमान समय में ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये प्रकृति में जो रचना हुई, मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई, मूल रूप से मनुष्य की उत्पत्ति मनुष्य से ही हुई। वो कोशिका जिस जो प्रारंभ में डेवलप होकर के फिर बहुकोशिकीय, और फिर इस तरह से पानी में रहने वाले मछलियों से, फिर इस तरह से धीरे धीरे, मैं इस चित्र को थोड़ा सा, क्योंकि मैं एक अच्छा पेंटर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं समझाना चाहूंगा कि देखिए, आप जो ये देख रहे हैं, ये जो विकास देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा रूपांतरण आप ये करिए कि ये मछली के रूप में नहीं, फिर इस तरह से देखिए, आप ये देखिए, इस तरह से ये जानवर आया, फिर इस तरह से धीरे धीरे ये बंदर जैसा बनने लगा। इसमें इस तरह से मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इस चित्र को मैं रिजेक्ट क्यों कर रहा हूं? इसके इसके पीछे कारण यह है कि प्रकृति ने पहले पहले अनेक प्रकार की मानव नस्लें पैदा की, जो अनेक प्रकार के मानव, अलग अलग तरह के मानव, चाहे निएंडरथल मानव हो, चाहे होमोसेपियंस हो, कोई भी मानव हो। मैं जिस तरह से आपको आपके सामने इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उस पर गौर करें कि वो तालाब जो बने, जिनको मैंने अभी आपके सामने इस बोर्ड पे दिखाया, कि वो जो तालाब बने, वो तालाब, उन तालाबों में जो रचनाएं हुई, कि ये मनुष्य का तालाब था, ये बंदर का था, ये दूसरे जानवरों का था, ये पेड़ पौधों का था, ये जो बायोकेमिकल इवोल्यूशन था, तो मनुष्यों का जो प्रजाति पास पास में जो तालाब थे, वो उसमें बने। और इस तरह से मैं आपके सामने फिर दोबारा एक बार ये बात करने का प्रयास करता हूं। देखिए कि ये जो चित्र है, इस चित्र का मतलब समझिए। इस चित्र का मतलब ऐसे समझिए कि शुरू शुरू में ऐसे अनेक तालाब थे, मतलब लाखों से अभी ज्यादा संख्या में,
और पृथ्वी बड़े विशाल भीम का सुपर आर्थ की तरह थी। और इस तरह से पृथ्वी पर धीरे धीरे ये छोटे छोटे ये जैसे ये आपको दिखाया है मैंने यहाँ पर इन गोल घेरों में, तो ये जो तालाब थे ये अनेक तालाब थे, और मनुष्य रूपी प्राणी के ये तालाब जो है मनुष्य का विकास हुआ। ना कि इस तरह से आप जो देख रहे हैं ना, ये इस तरह से मैं इसको मॉडिफाई करके आप इस चित्र को ऐसे समझिए कि धीमी गति से एक मनुष्य का डेवलपमेंट हो रहा है, ना कि बंदर बन रहा है। बंदर नहीं बन रहा है, ये इस तरह से बंदर नहीं बन रहा है, ये इससे पहले ये जो प्राणी दिखा रखे हैं इस तरह से नहीं हो रहा है। मैं इनको बिल्कुल रिजेक्ट करते हुए कि ये धीरे धीरे वैज्ञानिकों को कहना है ऐसे रूपांतरण के ये जो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इस तरह से जो प्राणियों में रूपांतरण हुआ, इसके प्रमाण है कि एक प्राणी एक प्रजाति दूसरी प्रजाति में कैसे बदल गई, इसके प्रमाण है। मैं फिर कहता हूं कि आप ना इस बात पर ध्यान केंद्रित कीजिए कि मनुष्य का संघर्ष मनुष्य के रूप में था। हाँ, कुछ प्रजातियां भोजन के लिए, संघर्ष के लिए और अपने वंश को वृद्धि के लिए एक दूसरे में घालमेल हो गई, एक दूसरे में घुस गई, एक दूसरे से संसर्ग करके दूसरी प्रजाति उत्पन्न कर दी। मतलब आप ये कहेंगे एक बंदर ने दूसरे बंदर से संसर्ग करके इस तरह से एक नई प्रजाति पैदा कर दी। ऐसा प्रकृति में घालमेल बाद में हुआ सब, लेकिन मूल रूप से मनुष्य मनुष्य ही बना। पहले पहले मनुष्य की उत्पत्ति मनुष्य के रूप में हुई। तो मैं आज के इस नवाचार में आपके सामने जो रख रहा हूं, इस पे गौर कीजिएगा कि ये जो तालाब है, ये जो आपको बता रहे हैं कि मनुष्य, इसमें मनुष्य के तालाब एकदम अलग थे, क्योंकि मनुष्य और बंदर में समानता, वैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य और बंदरों में बहुत समानता है। कई बंदरों में तो इतनी समानता है कि आश्चर्य होता है कि वो मनुष्य ही जैसे हैं, और ऐसा लगता है कि 99.99% वो मनुष्य जैसे ही व्यवहार करते हैं। लेकिन वो पॉइंट एक गया कहां, आखिर क्यों वो पॉइंट एक कम क्यों रह गया? तो मनुष्य के जिन्स जो है वो एक चिंपांजी के जिन्स से मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। ऐसे प्रकृति में और भी कई प्राणी हैं जिनके एक से दूसरे से मिलते जुलते हैं, वनस्पतियां भी है ऐसी। लेकिन आप इसके आधार पर ये नहीं कह सकते कि बंदर से मनुष्य का विकास हुआ। तो बंदर बंदर ही क्यों रह गया? और कई प्रजातियां बंदर की अभी भी क्या है कि चाहे उनको लाख सिखा दो, लेकिन वो तो क्या है, बंदर से बंदर ही रहेंगे। हाँ, वो भोजन और अपने भोग के लिए वो क्या है कि कुछ हरकतें ऐसी कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि बंदर से मनुष्य बने। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा ये जो ग्रह है, हमारा जो ये पृथ्वी जैसा ग्रह है, इसमें एक विशेष बात सोचने की ये है कि हमारा पृथ्वी ग्रह जो है वो इस तरह से क्या है, धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। पहले सुपर आठ था, ये देखिए सुपर आठ, ये देखिए सुपर आठ, फिर धीरे धीरे सुपर आठ से और छोटा हुआ, फिर सुपर आठ से और छोटा होते होते जैसे मान लो वर्तमान में ये है। तो मनुष्य क्या है कि जब उत्पन्न हुआ तो उसका आकार बड़ा विशाल था, बड़ा विशाल, और ऐसे धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते आज भी हम ध्यान से देखें तो हमारा जो ये मानव है, मानव शरीर है, अगर ध्यान से नोट किया जाए तो अगर ध्यान से नोट करें आप, तो मनुष्य का आकार लगातार कम होता जा रहा है। मनुष्य का आकार आप देख सकते हैं कि हम एक तरह से बंदर के जैसे होते जा रहे हैं। हमारी हरकतें जो है, हाँ, बौद्धिक होने से क्या होता है, लेकिन हम भी खाने पीने और दूसरी प्रजातियों से आगे निकलने के लिए संघर्ष ही तो कर रहे हैं। तो आप देखिए कि पहले मनुष्य जो था, आप सोचते हैं कि वो बुद्धिमान नहीं था या चतुर नहीं था या कुशाग्र नहीं था या वो मूर्ख था या ऐसा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसको विकासवाद नहीं कह सकते। इस तरह से धीमी गति से उल्टा हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि वास्तव में पहले जो मनुष्य थे बड़े भीमका आकार के थे, भीमका उनकी लंबाई चौड़ाई डील डोल बहुत बड़ा था, और धीरे धीरे वो क्या है कि इस तरह से सिकुड़ते सिकुड़ते
आज मनुष्य का आकार कितना है, मनुष्य का माइंड कितना कैपेसिटी है, मनुष्य के हार्ट हृदय की कैपेसिटी कितनी है, उस मनुष्य की तुलना में हम बहुत कमजोर हैं। क्योंकि हमारा ये जो ग्रह है वो लगातार, क्योंकि पृथ्वी में जो टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल हो रही है वो संकेत करती है कि पृथ्वी सिकुड़ रही है। और इसके जो जो इस फेमस चित्र को आपने अनेक बार देखा, और इस तरह से मनुष्य क्या बंदर धीरे धीरे मनुष्य बन गया, तो मनुष्य आगे क्या भगवान बनेगा? क्या मनुष्य आगे जाकर के इस ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान बन जाएगा? ऐसा तो संभव है ही नहीं, इस पृथ्वी पर तो संभव है नहीं। क्योंकि हमारा खान पान, रहन सहन, तकनीक सब कुछ नहीं दे सकती। आप ये नहीं कह सकते तकनीक के आधार पर हम ब्रह्मांड पे शासन करेंगे, टेक्नोलॉजी के आधार पर हम सारे ब्रह्मांड के पावरफुल प्राणी बन जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। ऐसा क्यों संभव नहीं है? क्योंकि टेक्नोलॉजी का अपना एक लिमिट है। हम इस सौर मंडल से बाहर दूसरे सौर मंडल में जा सकते हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी है जहां मानव जाकर के असफल साबित होता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य की शारीरिक दक्षता, उसकी क्षमता, उसकी ताकत, उसकी उसके शरीर में होने वाली बदलाव को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। क्या वो इसके लिए कोई तकनीक है जो मानव देह सशरीर आप सारे ब्रह्मांड में पहुंच जाए और सारे ब्रह्मांड में ऐसा ऐसा कोई तकनीकी प्राणी पैदा कर दे जो मनुष्य का परिष्कृत रूप हो? मैं समझता हूं ऐसा शायद ऐसा नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में अनेक पृथ्वी जैसे ग्रह हैं, हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वहां पे जीवन नहीं है। ब्रह्मांड में अनेक ऐसे पृथ्वी जैसे ग्रह जो बहुत दूर दूर है, बहुत एक दूसरे से इतने दूर है कि वहां तक हमारी पहुंचने की क्षमता नहीं है। एलियंस की बात करें तो हम भी एलियंस बन के जाएंगे, दूसरे ग्रहों पर जाएंगे, लेकिन हमारा कोई अमृत नहीं है, हम अमर नहीं हो जाएंगे और हमारा अंत निश्चित होगा। तो मनुष्य जैसे इस प्राणी को अगर पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो बहुत सी बातें आपको सीखनी होगी कि जीवन का अस्तित्व कैसे आया, जीवन का अस्तित्व सबसे पहले जीवन बना कैसे। मैंने अपनी पूर्व चर्चाओं में, मेरा निवेदन है सुनने वालों से कि मेरी इस मंच पर मैंने जो पहले जो अपनी बात कही उसको भी ध्यान दीजिएगा कि जीवन की उत्पत्ति बृहस्पति के शनि में, शनि के यूरेनस में, यूरेनस के नेपच्यून में, नेपच्यून के सुपरआर्क में, सुपरआर्क के पृथ्वी में, इस तरह से धीमी गति से बायोकेमिकल इवोल्यूशन हुआ। ना कि आप ये कहते हैं कि ये एआई ओपेनिंग की जो थ्योरी है कि बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, अंतरिक्ष से जीवन नहीं आया, ना ही पृथ्वी पर इस तरह से डेवलप हुआ। पृथ्वी पर जीवन का विकास बहुत लंबी रासायनिक प्रक्रिया का एक भाग है, और वो 4.6 बिलियन वर्ष का समय नहीं है, इससे भी बहुत लंबा समय है। क्योंकि नासा के केपलर मिशन से ऐसे हजारों ग्रह मिले हैं और वर्तमान ऐसे अंतरिक्ष अभियानों से ग्रहों का पता चल रहा है। उनका तुलना करने पर, उनकी भौगोलिक तुलना करें, उनकी रासायनिक तुलना करें, उनकी भौतिक तुलना करें, उनका हर दृष्टि से तुलना करें, चाहे ग्रेविटेशन हो, चाहे केमिकल हो, चाहे हर दृष्टि से तुलना करने पर पता चलता है कि आखिर हमारा ये जो ग्रह जो है, इसका जन्म का तरीका जो नेबुलर हाइपोथेसिस बताया जाता है वो ही गलत है। वो क्यों? क्योंकि ऐसे अनेक ग्रह मिले हैं जिनका तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि गैस दानव ग्रह धीरे धीरे रॉकी ग्रह में कैसे बदल जाते हैं और किस तरह से हमारा पृथ्वी जैसा ग्रह अस्तित्व में आता है। हमारा सूर्य गैस डस्ट पार्टिकल से नहीं बना, और इस तरह से वास्तव में सूर्य जो है, हमारा सौर मंडल पहले बड़ा था और बड़ा था और बड़ा था, सूर्य और बड़ा था तो भीम का तारा था। इस तरह से ये सिकुड़ता हुआ सौर मंडल धीरे धीरे इसके ग्रह भी सिकुड़ते गए, मरकरी हो, वीनस हो, अर्थ हो, मार्स हो, सभी सिकुड़ते गए, और भविष्य में बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये भी सिकुड़ते जाएंगे, और इस तरह से ये भी पृथ्वी जैसे ग्रहों में रूपांतरित होंगे। ऐसी भविष्यवाणी हम कैसे कर रहे हैं? क्योंकि आपने YouTube चैनल पर अनेक ऐसे ग्रहों को के बारे में देखा होगा
उनके साइज का कंपैरिजन किया जाता है, उनके मास का कंपैरिजन किया जाता है, उनकी ग्रेविटी का कंपैरिजन किया जाता है। तो यहाँ पर डार्विन के विकासवाद की वर्तमान समय में जो सत्यता है वो सोचने योग्य है कि ये प्राणियों में घालमेल हुआ जो है वो अभी पिछले कुछ हजार लाख सालों में हुआ है। इससे पहले मनुष्य मनुष्य था, बंदर बंदर था, भालू भालू था, शेर शेर था। सभी प्राणी जो मूल रूप से थे वैसे के वैसे थे। बाद में एक प्राणी ने भोजन भोग और के लिए संघर्ष में, ताकत में एक प्राणी से दूसरे प्राणी से संघर्ष करके अनेक दूसरी प्रजातियां पैदा कर दी। लेकिन कोई भी प्राणी दूसरे प्राणी से नहीं बना। तो आपको ये बात कहते हुए मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि वास्तव में जो आप इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन यानी मनुष्य का विकास इस तरह से मनुष्य का जो विकास हुआ, इस तरह से आप देख रहे हैं। ये मनुष्य का विकास आप अनेक विभिन्न प्रकार के चित्रों में देख चुके हैं। अब जैसा कि मैं आपको अभी मैंने कुछ बातें बताई, बेसिक फंडामेंटल बातें जो इस बोर्ड पे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि देखिए ये इस तरह से गोल घेरे हैं, इस तरह से आपके सामने, इस तरह से तो आपके सामने ये जो घेरे हैं, ये इस तरह से मनुष्य मनुष्य था, मनुष्य के ये तालाब थे, ये तालाब मनुष्य के थे, इस तरह से ये बंदर के थे, ये आसपास में थे। इस कारण से चिंपांजी की या बंदर की समानता मनुष्य से मिलती जुलती है, क्योंकि ये आसपास में थे और दूसरे जो प्राणी हैं वो दूसरे रूप में थे। तो मैमल्स, ऑर्थ्रोपोडा, सिडेंटेटा, रेप्टिलिया जितने भी थे, पानी के, आकाश के प्राणी या जल के प्राणी या स्थल के प्राणी जो भी है, उनका अस्तित्व कैसे आया? उनका अस्तित्व इस तरह से आया क्योंकि सबके अपने अपने एक बड़े बड़े पॉन्ड थे और तालाब थे। उन तालाबों में वो क्या है कि विकसित हुए और बंदर अपने 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 हिसाब से विकसित हुआ, मनुष्य अपने हिसाब से विकसित हुआ। बाद में क्या हुआ कि ये सब एक दूसरे से, तो वर्तमान समय में क्योंकि हम दुनिया में देख रहे हैं कि अनेक ऐसे प्राणी हैं जिनको एक दूसरे से मिला करके नई प्रजातियां बन रही है। तो डार्विन ने जब अपने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया, इसी आधार पर प्रस्तुत किया कि कई प्रजातियां हैं, वो दूसरी प्रजातियों के साथ मिल करके एक नई प्रजाति बना दी। वो प्रजाति क्या है? क्या चतुर होगी या उसको विकासवाद कहेंगे? वो हो सकता है वो प्रजाति और ही कमजोर हो जाए, हो सकता है वो प्रजाति एकदम मानसिक रूप से, शरीर रूप से एकदम कमजोर हो सकता है वो क्या चतुर हो, चालाक हो, बुद्धिमान हो और शरीर रूप से मजबूत हो। लेकिन आप इसको विकासवाद नहीं कह सकते, क्योंकि विकासवाद का मतलब तो ये होता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि आध्यात्मिक स्तर पर मनुष्य का प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से जो विकास हुआ, तो अनेक ऐसे वनस्पति, कीट पतंगे, जीव जंतु, प्राणी जो विकासवाद की प्रक्रिया में, जो इस प्रोसेस में चलते गए और इस तरह से क्या है कि उनका अस्तित्व बना रहा। कुछ प्रजातियां ऐसे हजारों लाखों प्रजातियां जो लुप्त हो गई समय के साथ में, और कुछ प्रजातियां जो है आज भी है और वो आगे भी, क्योंकि उनमें संघर्ष और भोजन भोग के लिए या एक दूसरे से संसर्ग के आधार पर, शक्ति ताकत के आधार पर उन्होंने अपने अस्तित्व को बनाए रखा। मनुष्य ने भी अपना अस्तित्व को बनाए रखा। लेकिन मनुष्य का विकास, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, बंदर से कैसे नहीं हुआ, ये आज हम इस चर्चा में हमने आपके सामने बात रखी है। मैं समझता हूं कि जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे देश विदेश में, वो इस पर विचार करेंगे कि ह्यूमन इवोल्यूशन को हम एक नए रूप में, एक नए नवाचार रूप में कैसे समझा रहे हैं। वो जैसे कि मैंने अपने इस व्हाइट बोर्ड पे आपको चित्र बना के बताया, इस तरह से अनेक इस प्रकार से अनेक तालाब थे और इस तरह से तालाब बनते गए
और ये तालाब, ये बायोकेमिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्योंकि एक ग्रह दूसरे ग्रह में रूपांतरित होते हुए धीमी गति से हमारा पृथ्वी जैसा ग्रह बना, और ना कि अंतरिक्ष से जीवन आया। और इस तरह से आप छोटे छोटे तालाब सोच सकते हैं, इस तरह से सोच सकते हैं। ये आसपास के थे, इसलिए इसके पास में कुछ बंदर के हुए, कुछ मनुष्य जैसे ही मनुष्य बने। तो इस तरह से क्या है कि मैं कहना ये चाहूंगा कि आप इस चित्र को थोड़ा मॉडिफाई करके सोचिए, इस चित्र को आप मॉडिफाई करके सोचिए कि मनुष्य का जो विकास हुआ था इस तरह से, वो इस तरह से इन प्राणियों के रूप में नहीं हुआ था। जैसे कि इसमें एक लंबी श्रृंखला बताई है आपके सामने, जिस तरह से आपको ये समझा गया है, तो यहां तक आके रुक गए और इस तरह से मनुष्य बन गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मनुष्य एक तरह से मनुष्य मनुष्य ही था, और बंदर बंदर थे, और दूसरे प्राणी प्राणी थे, गाय गाय थी, भैंस भैंस थी, और और शेर शेर था, भालू भालू था। लेकिन बाद में काफी कुछ बदल गया, क्योंकि संघर्ष के साथ में प्रकृति में संघर्ष हुआ, स्ट्रगल हुआ, भोजन के लिए अनेक तरीके से, आवास के लिए अनेक तरह से संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में कई प्रजातियां एक दूसरे से घालमेल हो गई, और जिसके कारण कई मनुष्यों ने भी ऐसा किया, और कई मनुष्य की प्रजातियां ऐसी बन गई। लेकिन बेसिक फंडामेंटल, मूल रूप से, मौलिक रूप से मनुष्य का अस्तित्व मनुष्य से ही उसका जिस तरह से मैंने ये चित्र के द्वारा समझाया कि ये इस प्रकार से अनेक प्रकार के तालाब थे, उन तालाबों में मनुष्य मनुष्य विकसित हो रहा था, बंदर बंदर विकसित हो रहे थे, और दूसरे प्राणी भी विकसित हो रहे थे, वनस्पतियां भी विकसित इसी तरीके से हो रही थी। तो मैं जीव विज्ञान के लोगों को भी निवेदन करूंगा कि आप इस दृष्टिकोण से विचार कीजिएगा, और इस दृष्टिकोण से क्यों विचार कीजिएगा, क्योंकि प्रकृति में पहले जो संतुलन था, किस तरह से प्रकृति में हमारे पृथ्वी पृथ्वी जैसे ग्रह में ये इस प्रकार से जो जैविक विकास हुआ, वो इसी आधार पर हुआ कि कोई भी एक दूसरे से रूपांतरित होकर नहीं बना, एक प्राणी दूसरे प्राणी के साथ में इस तरह से नहीं बदला। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ प्रजातियों ने दूसरे प्रजातियों को के साथ में अपना इस तरह से किया। तो आप सोचिए कि मनुष्य जो है, चाहे वो अफ्रीका का मानव हो, चाहे एशिया का मानव हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे भारत का हो, चाहे अमेरिका का हो, तो ये जो अस्तित्व आया, तो मैं आज की इस चर्चा में आप सभी के सामने जो नवाचार प्रस्तुत कर रहा हूं, वो कहने का सारांश यही है कि मनुष्य का मनुष्य के रूप में विकास कैसे हुआ। और वर्तमान समय में हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, चाहे जेनेटिक्स आधार पर कहें, चाहे हम ओरिजिन ऑफ लाइफ के आधार पर कहें। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति के साथ में इतना एक सिमिलरिटी, समानता, बहुत ज्यादा निकट होने को हम आधार नहीं बना सकते। चिंपांजी के बहुत सारे ज्यादा गुण मनुष्य से मिलते हैं, या दूसरे किसी मानव के और बंदर से बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्या है कि व्यवहार गुणों में समानता है, लेकिन फिर भी कमी है। अगर 99.9% मिलान हो रहा है, तो 0.1% वो कमी है। वो हमें सोचना चाहिए कि प्रकृति ने वो 0.1% कमी क्यों रखी। तो आपको सोचना चाहिए कि वास्तव में हम ह्यूमन इवोल्यूशन की जो अवधारणा है, इसको नए सिरे से विचार करें। आप लोग इस बात को गंभीरता से लें और नए सिरे से सोचें कि मनुष्य कैसे मनुष्य बना, और बंदर कैसे आज भी बंदर है, और दूसरे प्राणी जो जीव जंतु है, कीट पतंगे हैं या पेड़ पौधे हैं, आज भी वो बेसिक फंडामेंटल वही के वही है। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य का जन्म मनुष्य से ही हुआ, और बाद में ये घालमेल हुआ, बाद में परिवर्तन हुआ। हम जंगल के रूप में ऐसे नहीं सोच सकते सब बातों।
प्रकृति हर प्राणी को अपने तरीके से सुरक्षित रखती है, और जियो जीने दो जैसी एक प्रकृति में एक ताकत है जो हमारे को चला रही है। और मैं आपको बताऊं कि मानव भविष्य में इस तरह से क्या है कि मानव ही रहेगा और दूसरे प्राणी प्राणी ही रहेंगे, वो ही रहेंगे। बंदर को चाहे कितना ही सिखा दो, लेकिन आखिर आप कितना भी कर लो, चाहे उनका जेनेटिक चेंज कर दो, लेकिन वो हरगिज क्या है कि वो मनुष्य जैसा नहीं बन सकता। उसमें भी एक खास बात और कहना चाहूंगा कि मनुष्य जैसा संस्कारित नहीं बन सकता, मनुष्य जैसा आध्यात्मिक नहीं बन सकता, मनुष्य जैसा प्राणी नहीं बन सकता, मनुष्य जैसे व्यवहार उसमें आ ही नहीं सकते। तो आप जेनेटिक्स आधार पर, जीन्स के आधार पर अगर ये बात कहते हैं, तो आप सोचिए पहले तो प्रकृति में जीवन के अस्तित्व में आने के कारण आपके दिमाग में सुव्यवस्थित और सुनियोजित बात होनी चाहिए कि हम जंगल के रूप में नहीं सोचें, बल्कि हम इस आधार पर सोचें कि प्रकृति में वो अनुशासन है, वो शालीनता, शिष्टाचार। कोई जंगल नहीं है वहां पर कि एक प्राणी दूसरे प्राणी के अंदर घुस जाएगा और नया प्रजाति पैदा हो जाएगी, इसको हम विकासवाद कह देंगे। ये तो पतनवाद हो गया, ये विकासवाद नहीं। तो मैं आज की चर्चा को आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं भारतीय विज्ञान संचारकों के इस मंच पर सभी विज्ञान संचारक इस पर विचार करें, सभी जीव शास्त्री भी विचार करें, और देश भर के जितने भी और दुनिया भर के जितने भी विचारक हैं, वो डार्विन की वर्तमान समय में थ्योरी की सत्यता, विकासवाद की सत्यता को एक बार पुनः सोचे हैं कि मनुष्य कैसे मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ। वो कारण मैंने आपके सामने आज रखा है। तो प्रिय साथियों, आपने जिस तरह से धैर्य पूर्वक आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और इस रूप में आप सोचिए कि अलग अलग तालाबों में इस तरह से अलग अलग बंदर, मनुष्य और उन सब का विकास हुआ, लेकिन ऐसे बाद में जो एक प्राणी दूसरे प्राणी में घुस गया या नई प्रजाति पैदा हो गई, वो प्राकृतिक कारण नहीं कह सकते, उसको नेचुरल नहीं कह सकते, वो अननेचुरल है। तो आज के इस चर्चा को मैं यहीं पे विराम देके आप सभी को धन्यवाद। और मैं समझता हूं कि इस चर्चा का महत्व होगा, आप सभी इस पे गौर करेंगे, विचार करेंगे। धन्यवाद।